ऑनलाइन स्कूल में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। मैं वाई के सिसवा आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर शानदार वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम जो है 18 जून को होने वाली है। 12th मैथ्स के जो बच्चे हैं उनकी एग्जाम 18 को होने वाली है। तो 18 को होने वाली एग्जाम में उसके लिए अपन सारे 10 का दम वीडियो अपन देख रहे थे। उसमें अपन कुछ चीजें रह गई है, अपन उनको छोड़ते हुए वो चीजें फोकस करना चाह रहे हैं जिसमें ज्यादातर बच्चों की दिक्कत होती है। तो उन दिक्कतों के समाधान के लिए अपन लेकर आए आर्ट इंफर्स वाली, जिसमें आपके अवकलन के अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग है, उसमें आपके क्या समस्या होती है, उस समस्या का निदान अपन करना चाहेंगे आर्ट इंफर्स वाले से। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अपन स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपकी जो आर्ट इंफर्स वाली अवकलन का जो अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग में सबसे पहले पूछा जाता है कि एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो परिवर्तन में आपको क्या करना है कि परिवर्तन आपको देखना है कि किस राशि का किस राशि के सापेक्ष आपको परिवर्तन दिया गया है। जैसे कि अपन देखते हैं अवकलन में, आप ये जानते हैं dy बाई dx। इसका मतलब होता है कि आप जानते हैं कि अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर क्या जानते हैं, dy बाई dx का मतलब होता है अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो आपको पूछा जाएगा कि किसी समय के सापेक्ष कोई आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम के सापेक्ष, या फिर सरफेस है, या फिर एरिया है, कोई भी आकृति आपको दी जाएगी, जैसे कि आपको क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया, या फिर सांकव आपको दे दिया कोई भी। तो उसमें आपको कहेगा कि इस आकृति, जैसे कि आयतन दे देता है किसी का, या फिर आपको जैसे कि आयत है, वर्ग है, या फिर कोई भी घन है, घनाभ है या शंकु है, उसका आयतन में परिवर्तन की दर उसके क्षेत्रफल के सापेक्ष या फिर उसके टाइम के सापेक्ष। तो आपको उसमें लिखना है, जैसे कि आपको कह दिया वॉल्यूम में परिवर्तन देखना है एरिया के सापेक्ष। तो इस प्रकार से आपको उसका करना है। लेकिन इसमें देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। वो ये इसी प्रकार से, जैसे कि आपको क्वेश्चन में से दिया जाता है कि अक्ष है, ये कह दिया कि कोई आपके फलन है, जैसे कि tan अक्ष दे दिया, tan अक्ष का sin अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको कह दिया tan अक्ष का sin अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चे इसको देख के बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमने tan अक्ष का अक्ष के सापेक्ष देखा है, लेकिन sin अक्ष के सापेक्ष अपन क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे मान के चलना है कि ये अपना क्या है, y है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन की दर मतलब अवकलन। अवकलन से तो अपन को अवकलन करना है किसका, अक्ष के सापेक्ष y में। तो इसमें क्या कह रहा है, tan अक्ष का sin के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष, sin अक्ष के सापेक्ष। मतलब ये इस फॉर्म में देखना चाहे तो ये अपना अक्ष के सापेक्ष अपना कर रहे हैं, तो ये क्या है, अक्ष की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, y के सापेक्ष। मतलब आपको निकालना है क्या, d tan अक्ष, और इसका किसके सापेक्ष करना है, d sin अक्ष। ये अपन को करना है, तो ये आपको निकालना है। तो आप इसको मान लीजिए, मानने को आप इसको p मान लिया, इसको आपने q मान लिया। यदि x y नहीं मानना चाहे तो आपको dp बाई dq निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, ये अवकलन में हमने देखा है क्या कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने क्या किया था, आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में ये किया था कि ये निकालना है। तो ये p राशि किससे रिलेटेड है, अक्ष से। तो आप dp बाई d अक्ष निकालेंगे, और ये राशि किससे रिलेटेड है, ये भी अक्ष है। तो पैरामेट्रिक यहाँ क्या हुआ, अक्ष हुआ। तो ये आप क्या निकालेंगे, dq बाई dx। तो dq बाई dx निकालेंगे, फिर इनका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ tan अक्ष का sin अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो ये अपने पास इस प्रकार से अवकलन ज्ञात करना है। तो अपन कई बार क्वेश्चन जो आता है वो इस प्रकार से दे देता है, यहाँ क्वांटिटी अपने पास अलग अलग हो जाएगी, यहाँ राशियां अपने पास वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करना है, अब आपको एक एरिया की वॉल्यूम है, उसका एरिया के सापेक्ष आपको डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये किस में दिया गया वॉल्यूम, यदि x में दिया गया है तो आप क्या निकाल देंगे, dv बाई dx निकाल देंगे। ये भी x में दिया जाएगा तो यहाँ इसका आप dA बाई dx निकाल देंगे और दोनों का डिवाइड कर देंगे। या फिर हो सकता है कि ये वॉल्यूम t में दिया गया हो,
ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म t में दिया गया हो तो x की जगह आप क्या कर देंगे, t कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद में उस क्वेश्चन का आपको हल करना है। तो उस प्रकार से आप इसको हल करेंगे और कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी। इसके अलावा प्रश्न वाले के अपन अगले भाग में चले। 8.1 प्रश्न वाली राशियों के परिवर्तन पे आधारित है। अगली जो प्रश्न वाली है वो अपने पास है डिपेंड 8.2 है, वो किस पे करती है, वो अपने पास डिपेंड करेगी वर्तमान और हासमान में फलन में। तो आपको देखना है कि इंक्रीजिंग और अपने पास नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन अपने पास है वो किस प्रकार से होता है। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में अपन देखेंगे तो क्या होगा, वर्तमान फलन की अपन बात करेंगे कि वर्तमान, तो वर्तमान क्या होता है, और हासमान की बात करेंगे तो हासमान फलन क्या होता है। तो वर्तमान मतलब उसका मान लगातार बढ़ता जाएगा। बेसिकली अपन कहे कि लगातार मान बढ़ता जाए वो क्या है, वर्तमान है। लगातार मान घटता जाए वो क्या है, हासमान है। मतलब वर्तमान का मतलब वृद्धि होना, हासमान का मतलब कमी होना। तो अपन बात करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि इनके फलन रूप पे देखेंगे तो इनके आरेख वो इस प्रकार से चलेंगे, या फिर कहेंगे ऐसे कुछ समय तक चलेगा, फिर नियत हो गया, फिर बढ़ जाएगा, इस प्रकार से वर्तमान होते हैं। इस प्रकार से चलेगा। आसमान की बात करेंगे तो इस प्रकार से घटता जाएगा, या फिर कह सकते हैं कुछ समय के लिए इसका मान घट रहा है, स्टेबल हो गया, फिर कम हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या है, आसमान है। ग्राफिकली अपन देखना चाहे तो, लेकिन वर्तमान आसमान यदि अपन मैथमेटिकली देखना चाहे तो मैथमेटिकली अपन क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकली यदि वर्तमान की बात करें तो अपन वर्तमान में ये कह सकते हैं, माना x1 और x2 ये दो अपने पास है जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसी इंटरवल x में। मान लीजिए तो कोई इंटरवल है जिसमें x में डिपेंड कर रहे हैं, जहां हमने कह दिया कि x1 से बड़ा x2 है, x1 से बड़ा x2 है, क्या है, x1 से बड़ा x2 है। ये छोटा मान है, ये बड़ा मान है। तब इस कंडीशन में यदि आप f ऑफ x1 फाइंड करेंगे और f ऑफ x2 फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में यदि छोटा मान रखने पे फलन का मान छोटा और बड़ा रखने पे फलन का मान बड़ा यदि आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वर्तमान है। तो वो आपका क्या रहेगा, वर्तमान रहेगा। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार का जो आप निकालेंगे बच्चे बड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं कि ये आपको कब काम में लेना है। और एक इसका दूसरा मेथड अपन और बताएंगे, वो ये होता है कि यदि आप अवकलज से देखना चाहे तो आप ये कहते हैं कि f डेश x मतलब फलन का फर्स्ट टर्म डिफरेंशियल है वो ग्रेटर यदि 0 है तो वर्तमान है। मतलब फलन का डिफरेंशियल जो है, फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो यदि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, वो वर्तमान है। तो ये कहते हैं, ये आपको कब कहां में लेना है, ये कब कहां में लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि उस चीजों में काम लेना है जो आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होने का मतलब एक साइन में, कोस में उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उस कंडीशन में आप इसको ज्यादा बेटर रहेंगे। जैसे कि आपको कह दिया साइन एक्स है, कोस एक्स है, उनके मान आपको अलग अलग एक बड़े आवर्ती फलन में दे दिया जाए तो उस कंडीशन में उनके मान बढ़ते भी है, घटते भी है। तो उनको एक फिक्स इंटरवल में आपको दिया जाए तो वहां आपको देखना है कि इसका मान घट रहा है या बढ़ रहा है। कई बार होता है कि बड़ा मान रखने पर उसका मान कम भी होता है और कम मान रखने पर उसका मान ज्यादा भी होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन अपने सिलेबस से, अपने बुक में जो है उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन सभी आप देखे जाए, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये अपना क्या है, वर्तमान है। यदि इसी में अपन हासमान की बात करें तो हासमान अपना फलन क्या होता है, तो हासमान की अपन बात करेंगे तो ये कह देंगे कि x1 से बड़ा अपने पास मान लीजिए x2 है। तब इस कंडीशन में यदि छोटा मान रखने पर बड़ा और बड़ा मान रखने पर छोटा, क्या कहा, यदि आपने x1 और x2 इस प्रकार से लिए कि x2 बड़ा है, x1 छोटा है, उस कंडीशन में फलन में रखने पर उसका मान छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा आता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो हासमान फलन रहेगा। इसके अलावा यदि अवकलज से देखें तो वो आप ये कह सकते हैं क्या, f डेश x प्रथम डिफरेंशियल है उसका मान 0 आएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि फलन अपना क्या है, हासमान है। फलन अपना क्या है, हासमान है। तो इस प्रकार से आपको वर्तमान
आसमान में देखना है। कुछ एग्जांपल्स अपन लेके चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास कई बार जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से आपके बुक का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी अपन बात करते हैं। इसके दो अपने पास अल्टरनेट मेथड होते हैं, जैसे कि हमने लिया है क्वेश्चन, हमने ये लिया है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन अपना जो दिया गया है वो दिया गया है sin x माइनस cos x, फलन sin x माइनस cos x, और कह रहा है कि वर्धमान है या ह्रासमान है वो अंतराल आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको ये दिया गया है x इज बिलोंग 0 टू पाई। x किस में बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई में कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से इसको देखिए कि किस प्रकार से आप इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे sin x cos x है, इसका आप फर्स्ट डिफरेंशिएट से कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट आप करेंगे f डेश x, तो f डेश x करेंगे sin का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का sin x हो जाएगा। समीकरण नंबर अपना 2। अपन वर्धमान ह्रासमान जब डिफरेंशिएट से करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हैं? उस कंडीशन में आप देखते हैं उसका क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु या स्तंभ बिंदु आप देखते हैं तो वो किस प्रकार से निकालते हैं? वो आप कंडीशन करते हैं कि क्रांतिक बिंदु है, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे? f डेश x इज इक्वल 0 करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट स्तंभ बिंदु आप निकालेंगे। तो f डेश x इज इक्वल टू 0 को सोल्व करके पॉइंट निकालेंगे जो कि किस इंटरवल में हो? x इज इक्वल टू 0 से पाई में हो। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो f डेश x का मान समीकरण 2 से क्या है? cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा? यहाँ से ये sin उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, cos का डिवाइड हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -1 बचेगा। tan x इज इक्वल टू -1 बचेगा। तो अपन 1 मान जानते हैं tan में किसका होता है? इजी वे में π/4 का होता है, लेकिन -π/4 है, माइनस बार है, तो माइनस x का वैल्यूज अपन को निकालना है। तो माइनस को ले जाने के लिए हमने कहा है ASTC रूल। क्या कहा है? ASTC रूल। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं ASTC रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो tan नो चेंज रहना चाहिए, तो नो चेंज कहाँ रहता है? वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ोसी चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो और नेगेटिव होना चाहिए। वो एक ही कंडीशन बनती है ये। इस कंडीशन में तो क्या होता है कि tan है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और 0 से पाई में ही कुछ है, तो 0 से पाई यही है। वैसे इसमें भी होता है, तो इसमें अपने पास -π/4 होता है, तो अपन क्या कहेंगे? इसमें भी नहीं आएगा। 0 से π/4 में केवल यही मान आएगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? पाई माइनस थीटा को। तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो यहाँ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। थीटा क्या था? π/4। यदि आप चाहे इसको वापस सोल्व करना तो कर सकते हैं कि पाई माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव बार आ जाएगा, पड़ोसी चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा, π/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 3π/4, जो कि बिलोंग्स कर रहा है किसमें? 0 से पाई में। तो 0 से पाई में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब यहाँ अंतराल क्या हो जाएगा? अंतराल जो है अपना, एक तो 0 से 3π/4 हो गया, दूसरा अपना क्या हो गया? 3π/4 से पाई हो गया। अपन को देखना है कि किस अंतराल पे वर्धमान होता है और किस अंतराल पे ह्रासमान होता है। तो दो अंतराल आगे, एक पे वर्धमान हो जाएगा, एक पे ह्रासमान होगा। तो वो किस प्रकार देखेंगे? उसके लिए आप दो मेथड होते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि f डेश x ग्रेटर 0 है, इसका मतलब वर्धमान है, तो इसको सोल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं। और एक अपन कह सकते हैं कि f डेश x लेस 0 है, तो वो अपना क्या है? ह्रासमान है। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, दोनों मेथड इजी है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं इस मेथड में थोड़ा उनको टिपिकल लगता है। तो अपन लेके आए एक आसान तरीका जिससे आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ अपन बात करते हैं, एक एक अंतराल ले लीजिए। हमने कहा अंतराल 0, 3π/4
से या इसमें कह दिया। तो इस अंतराल में अपन बात करेंगे, तो इस अंतराल में आप देख लीजिए, आपको केवल साइन देखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव। तो आपको 0 से 3π/4, इसका मतलब हो गया 135। ठीक है, तो 135 में आपको देखना है किसका मान, f डेश x का मान। f डेश x का मान आपको देखना है कि वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो f डेश x का मान आपको पता है क्या है, cos x प्लस sin x। अब आप देख लीजिए यहाँ, यदि अपन दोनों के आरेख बना के देखें तो साइन का आरेख तो अपने पास u बनता है पाई तक, ये अपने पास π/2 और ये अपना 3π/4। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ अपने पास ये हो गया पाई और ये अपने पास हो गया 2π, ये रहा अपना π/2। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए 3π/4। तो 3π/4 कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन कोस का ग्राफ देखेंगे तो किसका है, साइन का है। कोस का इसी में देख लेते हैं, तो कोस का आरेख कैसे होता है, कोस का आरेख क्यों चलता है, तो कोस का आरेख क्यों चलेगा, तो अपन को देखना है कि ओवरऑल अपने पास इसका मान जो है पॉजिटिव होता है या फिर नहीं होता। तो अपन देखेंगे, तो इन दोनों के अपन मान देखेंगे, वो एक कोई बीच में से कोई एक मान आप जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है वो रख के देख लीजिए। तो यहाँ इन दोनों के मध्य जो है π/2 है, तो π/2 दोनों के मध्य है, तो π/2 रख लो, या फिर कोई जरूरत नहीं, आप π/4 भी रख सकते हैं। 0 से और इनके बीच में जो भी वैल्यूज है जो आप इजी फाइंड कर सकते हैं वो रख के देख लीजिए। π/3 रख सकते हैं, π/6 रख सकते हैं, π/4 रख सकते हैं, π/2 रख सकते हैं। इजी वे में आप π/2 रख के अपन को केवल साइन देखना है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं f डेश x बराबर cos x sin x, वो अपन देखेंगे π/2, ये आप रफली करके देखेंगे। तो रफली देखेंगे π/2, तो π/2 पे cos का मान कितना होता है, 0, तो ये 0 हो गया। इसका मान कितना होता है, 1, और 1 क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। आपको केवल चिन्ह देखना है। तो आप कहेंगे कि अंतराल 0 से π/4 में f डेश x cos x प्लस sin x इज ग्रेटर 0, मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये धनात्मक है। अतः आप क्या कह सकते हैं, इसलिए 0 से 3π/4 में क्या है, वर्धमान है। इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है। फिर आप देखेंगे अंतराल, दूसरा अंतराल था 3π/4 से पाई में। तो इस कंडीशन में f डेश x इज इक्वल टू क्या था, cos x प्लस sin x। अब इस इंटरवल में अपन देखना चाहे तो कितने डिग्री का मान है, 150 डिग्री। 150 डिग्री आप इसमें रख के ASTC रूल से सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो आप कह देंगे इसमें लेस देन है, अर्थात आप क्या कह देंगे कि इस अंतराल में फलन क्या है, अपना आसमान है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इस इंटरवल में आपका फलन वर्धमान है, इस इंटरवल में आपका फलन क्या है, आसमान है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बाकी आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा आपके इजी कंसेप्चुअल रहेगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये तो थे वर्धमान, आसमान, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लिया। इसके अलावा जैसे आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो थोड़ा सा यूं ध्यान में रखना है कि कई बार अपने पास जो फलन होता है f(x) वो किस में दिया जाता है, नेगेटिव में दिया जाता है। ऐसे f of x is equals to -2x³ plus 2x square plus 6x minus 3, इस प्रकार से इसे दे देते हैं। तो इनमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन f डेश x निकाल लेते हैं। तो आप f डेश x निकाल लेते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, f डेश x के फैक्टर बनाते हैं, इनके गुणनखंड बनाते हैं। तो इनके गुणनखंड बनाएंगे और गुणनखंड बनाने के बाद आप उसमें देखते हैं जैसे कि कई बार ऐसे आ जाता है x प्लस a, x माइनस b, x प्लस c, ऐसे कुछ भी आ जाता है। ये अपने पास मान लीजिए जैसे कोई a b c में 3 गुणनखंड बने, या हो सकता है 2 गुणनखंड बने। तो जैसे भी उसके गुणनखंड बने तो ये चिन्ह है उसको आपको ध्यान में रखना है, इस चिन्ह को भी आपको इंक्लूड करना है, वरना उस इंटरवल में आसमान वर्धमान का फर्क आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि अपन देखें तो आपकी बुक का एग्जांपल अपने पास जो थर्ड है वो दिया गया, उसे आप आराम से देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो अपन यहाँ इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अपने व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप शेयर कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का आपको समाधान मिल जाएगा। आगे अपन बात करते हैं अपनी 8.3 की। तो 8.3 में अपने पास जो क्वेश्चन दिए गए वो अपने पास डिपेंड करते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब पे। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा की अपन बात करेंगे क्या होती है, तो कोई भी वक्र है, इसमें देखो आपके इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, कंफ्यूजिंग रहती है कि कौन सी स्पर्श रेखा किसके लंबवत है, कैसे जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को f(x) दिया गया है उसका एक कर्व बना लीजिए।
ऐसे कैसे भी बना लिया कि ये कर्व है। अब आप देख लीजिए कि कोई बिंदु यदि दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आप बिंदु मान सकते हैं, एक्स वाई मान लिया बिंदु, और ये वक्र अपना है एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पे स्पर्श रेखा देख रहे हैं तो ये इस पे क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, इस पे स्पर्श रेखा है। बिंदु मैंने x1 y1 मान लिया, ठीक है, बिंदु अपने पास x1 y1 मान लिया, तो ये इस पे स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा की ढाल हमेशा किससे देखते हैं, धनात्मक अक्ष एक्सिस से देखते हैं। इस स्पर्श रेखा की ढाल किससे देखेंगे, धनात्मक अक्ष एक्सिस से देखेंगे, और धनात्मक अक्ष एक्सिस से ढाल जो होता है वो dy by dx को रिप्रेजेंट करता है, ये उस रेखा के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये अपन किसका देख रहे हैं, उस स्पर्श रेखा का, तो वो स्पर्श रेखा उस फलन में कहां स्थित है, इस बिंदु पर स्थित है। तो आप सबसे पहले इस फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ y बराबर fx है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, उसमें ये बिंदु रखेंगे तो उस स्पर्श रेखा का क्या आएगा, ढाल आएगा, ठीक है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये अपनी स्पर्श रेखा है, और इस पर यदि लंब है, इस पे यदि लंब है तो वो इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, वो इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये टेंजेंट हो गई, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का ढाल, क्योंकि स्पर्श रेखा और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं, मान लीजिए m1 ढाल है वो स्पर्श रेखा का है और अभिलंब का ढाल क्या है, m2 है। तो उस कंडीशन में m1 m2 का मल्टीपल क्या होता है, -1 होता है। तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं m1 -1 m2, मतलब कि इस स्पर्श रेखा का ढाल, यदि स्पर्श रेखा का ढाल m है तो अभिलंब जो है उसका ढाल -1 m होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास हो गया, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन में कई बार ये कहेगा कि स्पर्श रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा के समांतर आप रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे वहां, तो वहां आप ये करेंगे कि एक स्पर्श रेखा के समांतर रेखा खींच देंगे, और ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी रेखा है उसके समांतर रेखा है तो उसका ढाल वही होता है, दोनों का ढाल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका m1 है तो इसका भी m1 रहेगा, तो वो स्पर्श रेखा खींच देंगे। यदि आपको विलंब के समांतर दे रखा है तो विलंब के समांतर कर देंगे, तो इसका और इसका ढाल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से आप पहले उसका क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, अदरवाइज अपने पास क्वेश्चन है गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण यदि अपन देखें तो वो आपने 11th में देखा है और आपको पता भी है। स्पर्श रेखा का समीकरण कोई बिंदु x1 y1 से देखना चाह रहे हैं तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये बिंदु है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यदि दो बिंदु अपने पास दिए जाए तो, और ये किसको दिया गया है, एक ही बिंदु दिया गया है, तो यहाँ अपन को क्या काम में लेना है, dy by dx, और किस बिंदु पर, x1 y1 पर, ठीक है। तो x1 y1 पे ये काम लेना है। और यदि आपको अभिलंब का पूछे, अभिलंब का पूछे तो आप क्या कर देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल, यहाँ इसके जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ 1 अपॉन dy by dx, और एक इसमें माइनस में x1 y1 पर, और ये x माइनस x1। इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण आप निकाल सकते हैं। एक छोटी सी दिक्कत और रहती है, वो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, किस प्रकार से, जैसे कि आपको कह दिया कि कोई रेखा है वो अक्ष के समांतर है, देखो अक्ष के समांतर है। दूसरा आपको कह दिया कि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको केवल ये देखना है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। कई बार इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख देता है कि x अक्ष के समांतर मतलब y अक्ष के लंबवत, y अक्ष के लंबवत, या कह देता है x अक्ष के लंबवत, एक ही बात है, y अक्ष के लंबवत और x अक्ष के लंबवत। तो ये अपने पास ही कह दिया कि इस प्रकार से कह देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x अक्ष के समांतर, तो ये लो, ये अपना x अक्ष है, इसके समांतर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पर्श, यहाँ इसका जो ढाल होगा वही ढाल इसका होगा,
सही है, इसका और इसका ढाल क्या होगा, सेम होगा। और अक्ष पे ढाल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब जब भी अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा दी गई है तो उस रेखा के समीकरण dy बाय dx का मान क्या रखे, 0 रखे, या अक्ष के लंबवत दे रखा है तब भी उसका मान क्या रखे, 0 रखे। इसके अलावा यहाँ यदि अपन देखेंगे y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष ये रहा इसके समांतर, तो y अक्ष के समांतर मतलब इस रेखा का ढाल dy बाय dx होता है, तो इसका ढाल क्या होगा, इसका ढाल अपने पास होगा इसके लंबवत है, इसलिए -1 dy बाय dx ये अपने पास होगा, इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अपन को ऐसे करना है, तो ये इसका मान 0 रखना है, इसमें इस कंडीशन का मान 0 रखना है, तो यहाँ अपन को इसका मान 0 रखना है, तो 1/0 ऐसे रख के आपको उस समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ अपन को ये ध्यान रखना है, ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन इसके पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। दो रेखाओं के क्रॉस पॉइंट निकालते हैं तो उनको आप सोल्व करके निकाल लेते हैं, तो उनके क्रॉस पॉइंट आप ऐसे निकाल लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, तो इस प्रकार से अपन निकालेंगे। इसके अलावा 8.4 है जिसमें आपके सन्निकट, तो सन्निकट वाले में कोई विशेष आपके दिक्कत नहीं है। दिक्कत अपने पास होती है वो होती है अगले पार्ट में 8.5 में उच्चिष्ट और निम्निष्ट में। तो उच्चिष्ट मैक्सिमा और निम्निष्ट मिनिमा, इसमें दिक्कत क्या होती है वो अपन देखते हैं। तो बेसिकली अपन को मैक्सिमा मिनिमा आपको देखना होता है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान है वो किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है इस प्रकार से, मान लीजिए उसका समीकरण अपन ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में कहेंगे, आपको क्वेश्चन कह देता है कि मैक्सिमम मान बताओ, तो मैक्सिमम मान इसके देखिए कि आप सबसे पहले कहते हैं कोई भी फंक्शन होता है उसमें आप क्या निकालते हैं कि कोई फंक्शन f x है उसका f डेश अक्ष निकालते हैं, और क्रांतिक बिंदु के लिए आप क्या करते हैं f डेश अक्ष को 0 करते हैं, और 0 करने के बाद आप क्या करते हैं वहां से बिंदु निकालते हैं। वही काम आपको यहाँ करना है जैसा आप वर्तमान हासमान में करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, स्टेशनरी बिंदु एक से अधिक जितने भी प्राप्त हो रहे उन सभी को शामिल करते हुए चलना है। मान लीजिए वो स्टेशनरी बिंदु कहाँ आएंगे, वो स्टेशनरी बिंदु आप स्तंभ बिंदु निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया तो मैक्सिमा मिनिमा भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, dy बाय dx आप 0 क्यों करते हैं, f डेश x 0 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ इस बिंदु पर जो भी स्पर्शरेखा खींचेंगे वो अक्ष के पैरेलल होगी, और इस कंडीशन में dy बाय dx या फिर f डेश x का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये वो बिंदु है स्तब्ध बिंदु, क्रांतिक बिंदु, जिस पे इसका मान ना तो वर्तमान है और ना ही हासमान है। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है नहीं, हो सकता है क्यों, क्योंकि फलन में ऐसे बहुत सारे यदि मान आ जाते हैं, क्रांतिक बिंदु के बहुत सारे मान आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे क्रांतिक बिंदु ये आ गया, a1 आ गया, ये भी क्रांतिक बिंदु है, ये अपने पास a2 है, ये भी अपने पास है, यहाँ a3 है, ये अपने पास मान लीजिए a4 है, ये अपने पास मान लीजिए a5 है, ये मान लीजिए अपने पास a6 है, ऐसे अपने पास ही मान लीजिए a7 है। इस प्रकार से अपने पास मान है, ये इसके क्रांतिक बिंदु है। तो मैक्सिमा मिनिमा अपन देखेंगे तो मैक्सिमा क्या होगा, ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, लेकिन इनमें से कौन सा अधिकतम है, तो वो ये अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ेंगे, और क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद में वो भी डिपेंड करता है कि आपको यदि इंटरवल क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं, अंतराल यदि आपको दिया गया है, जैसे कि कोई अंतराल आपको दे दिया कि a से b में, देखिए तो a से b में जितने भी मान है, जितने भी मान है a से b में, उन सभी के मान क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद, क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद जो भी अपन को फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, उसमें इन सभी के मान 1 by 1 कर करके रखना है। जो भी स्तब्ध बिंदु अपने पास क्रांतिक बिंदु है उन सभी के मान 1 by 1 इसमें रख के देखना है, यदि क्वेश्चन में इंटरवल दिए गए हो,
यदि क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपको क्रांतिक मान सबसे पहले निकालना है, उसके बाद क्रांतिक मान जितने भी है वो साथ में जो इंटरवल में दिया गया है a और b, जैसे कि इंटरवल आपको दिया गया है 0 से पाई, तो 0 और पाई भी शामिल आपको इसमें करना है। तो 0 और पाई को शामिल करते हुए इन दोनों के मध्य जितने भी मान आपके पास उसके क्रांतिक बिंदु से आए हैं उन सबको रख के f ऑफ x के मान आपको निकालने। f बेस x में आपको नहीं रखना है, यहाँ आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं ना कि वर्धमान और ह्रासमान। तो यहाँ f बेस x में नहीं रखकर f ऑफ x में ये दोनों इंटरवल को शामिल करते हुए क्रांतिक मान जितने भी है उन सबको आप रख के प्रत्येक f ऑफ x स्थिति का मान निकालेंगे और मान निकालकर उसमें आप क्या देखेंगे कि उनमें से सबसे अधिकतम मान कौन सा है। जो अधिकतम मान सबसे अधिकतम मान है वो उसका मैक्सिमा है उस बिंदु के लिए, जो क्रांतिक बिंदु था उस मान के लिए उसका मान जो है अधिकतम प्राप्त होता है। और इसके अलावा यदि न्यूनतम पूछा है तो जो न्यूनतम मान है वो उसका मिनिमा रहेगा उस स्टेशनरी पॉइंट पे। तो आपको ये अपन को ध्यान में रखना है कि उस स्तब्ध बिंदु पे जो इन पे इंटरवल को शामिल करते हुए जितने भी क्रांतिक बिंदु जो इनके मध्यस्थ है उन सब पे जो मैक्सिमम मान है वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम मान है वो मिनिमम होगा। इसके अलावा यदि आपको इंटरवल नहीं दिया जाए, यदि आपको क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्रांतिक बिंदु तो निकालना ही है, उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे कि आपने f डैश x निकाल लिया इक्वल 0 कर दिया क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान हेतु आपने क्या कर दिया f डैश x 0 कर दिया, इससे बिंदु आ गए x1 x2 एक्सेट्रा, इस प्रकार से आपके पास मान आ गए। तो आपको करना क्या है कि ये वो बिंदु है जहां इसका मान मैक्सिमम हो सकता है और न्यूनतम हो सकता है, जितने भी बिंदु आपके पास हैं उन सभी बिंदुओं को आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में भी कई बार होता है कि कोई एक विशेष बिंदु पे आपको कह देता है कि x3 पे या x4 पे या x1 पे इसका मान मैक्सिमम प्राप्त होता है, ये सिद्ध कीजिए, या फिर आपको कह देता है कि इस बिंदु पे इसका मान क्या प्राप्त होता है मैक्सिमम, वो आपको फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में तो आपको क्या होता है, जो भी क्रांतिक बिंदु आता है जिस बिंदु विशेष बिंदु पे आपको पूछा गया है उस बिंदु पे आप उसका मैक्सिमा निकालेंगे और यदि वो मैक्सिमा आ जाता है तो उस पे उस फलन में मान रख के उसका मैक्सिमम मान फाइंड करते हैं। चलो अपन देखते हैं यहाँ, तो आपको करना क्या है, क्रांतिक मान के लिए सबसे पहले ये निकालना है, उसके बाद आपको उसका द्वितीय अवकलन निकालना है, मतलब f डबल डैश x निकालना है। क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है, या फिर आप कह सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये अपन को निकालना है, द्वितीय अवकलन निकालना है। द्वितीय अवकलन निकालने के बाद, द्वितीय अवकलन निकालने के बाद आपको क्या करना है कि ये द्वितीय अवकलन जो है उसमें उस बिंदुओं को 1 बाय 1 रखना है, या फिर जिस बिंदु पे आपको मैक्सिमम पूछा है, कह दिया कि x2 पे उसका मान मैक्सिमम प्राप्त होता है, सिद्ध कीजिए, तो केवल x2 रखेंगे। और यदि ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि मैक्सिमम मिनिमम बताइए, ज्ञात कीजिए, तो उन सभी बिंदुओं को आपको 1 बाय 1 रख के चेक करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, x1 रखना है। तो x1 पे इसका मान देखेंगे, तो x1 पे इसका मान देखेंगे तो तीन कंडीशन आएगी, तीन कंडीशन आएगी। देखो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल अवकलन मतलब ओड नंबर में यदि आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं तो उसका आपको दो ही कंडीशन देखनी है कि उसका मान ग्रेटर है या लेस है। लेकिन यदि आपको कंडीशन जो डिफरेंसेस है वो यदि सम पोजीशन में इवन नंबर में दिए जाए तो उस कंडीशन में आपको तीन वैल्यूज देखनी है। वो क्या देखनी है कि आपको देखना है ग्रेटर है या लेस है, ये तो देखना है, साथ में आपको क्या देखना है, जीरो, कि जीरो है। तो यदि आपके पास किसी भी बिंदु को, जैसे कि x1 के लिए आप देख रहे हैं, x1 के लिए सेकंड डिफरेंशियस का मान ग्रेटर आता है, यदि क्या आता है, ग्रेटर आता है, तो इसका मतलब वहां क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, निम्निष्ठ अपने पास बिंदु प्राप्त होगा, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ इसका मान जो है वो न्यूनतम होगा। यदि न्यूनतम होगा, यदि किसका मान, सेकंड डिफरेंशियस का मान ग्रेटर हो, मतलब ग्रेटर पॉजिटिव हो, तब उसका मान क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, मिनिमा बनेगा, न्यूनतम मान वहां रहेगा। यदि लेस है
यदि उसका मान द्वितीय डिफरेंशियल सेकंड डिफरेंशियल का मान लेस है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मतलब उच्चिष्ट अपने पास बिंदु प्राप्त होगा, वहां फलन का मान है वो उच्चतम प्राप्त होगा। लेकिन यदि जीरो हो तो ये विशेष कंडीशन में आएगी। आपके जो क्वेश्चन है किसी विशेष क्वेश्चन में ऐसा आएगा जीरो, बाकी ग्रेटर होता है तो उस पे उसका मान क्या है, मिनिमा रहेगा, मतलब न्यूनतम रहेगा, लेस है तो मैक्सिमा उच्चिष्ट रहेगा। लेकिन यदि जीरो आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको इसको और आगे करना है। क्या करना है, उस कंडीशन में आप तृतीय कोटि का अवकलन ज्ञात करेंगे। किसका, तृतीय कोटि का अवकलन ज्ञात करेंगे, मतलब f ट्रिपल डैश x तीसरी बार अवकलन करेंगे। ये जो सेकंड था इसका थर्ड डिफरेंशियल करेंगे। थर्ड डिफरेंशियल करने के बाद क्या करेंगे, थर्ड डिफरेंशियल जब भी आपको यहाँ अवकलन अब वापस ही उसी तरीके से काम करेगा कि ये फंक्शन है, इसका आपने डिफरेंशियल किया है तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर फिर जीरो रख के देखेंगे। क्या करेंगे, इसके बराबर जीरो रख के देखेंगे। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं जीरो नहीं रखना चाहे तो आप ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास x1 फाइंड है उसी के लिए चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ f ट्रिपल डैश x1 ज्ञात करेंगे। f ट्रिपल डैश x में आपको दो ही चीजों का देखना है। हमने कहा कि जब भी आप इवन जो फर्स्ट आपके पास डिफरेंशियल है उसमें तो आप क्रांतिक बिंदु के लिए जीरो करते हैं, लेकिन उसके बाद में सेकंड डिफरेंशियल या फोर्थ डिफरेंशियल या सिक्स डिफरेंशियल मतलब इवन नंबर में सम नंबर में जब भी आते हैं तो उस कंडीशन में तीन कंडीशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास यदि ये उच्चिष्ट आ जाए, मतलब ग्रेटर आ गया इसका मान किसी बिंदु पे, तो ये अपने पास क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, लेस आ गया तो मैक्सिमा बनेगा, लेकिन जीरो आ गया तो उस कंडीशन में थर्ड डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो थर्ड डिफरेंशियल पे करके उस पे x1 पे मान देखेंगे और ये देखेंगे क्या कि इक्वल जीरो आ रहा है या नॉट इक्वल जीरो आ रहा है। क्या देखेंगे, केवल इतना ही देखना है, दो ही कंडीशन देखनी है कि क्या इक्वल जीरो है या नॉन इक्वल जीरो है। यदि इसका मान नॉट इक्वल जीरो है, यदि इसका मान नॉट इक्वल जीरो है तो उस कंडीशन में आपको f4x निकालना है। क्या निकालना है, f4x निकालना है, चतुर्थ अवकलन निकालना है। और चतुर्थ अवकलन निकालने के बाद आपको फिर वही कंडीशन देखनी है। क्या देखना है कि ग्रेटर जीरो है या जीरो है या फिर लेस है। ये आपको कंडीशन देखनी है कि क्या है। यदि अपने पास ऐसा है तो उस कंडीशन में फोर्थ अवकलन निकाल के x1 पर, फोर्थ अवकलन निकाल के और जो बिंदु था x1 उसके लिए तीन कंडीशन देखनी है, ग्रेटर जीरो है, इक्वल जीरो है या फिर लेस जीरो है। यदि ग्रेटर जीरो है तो उस कंडीशन में तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा। और यदि लेस अपने पास है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। और यदि जीरो है तो आपको क्या निकालना है, d5y dx5 पंचम कोटि का अवकलन निकालना है। ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलती जाएगी, वापस इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। लेकिन यदि उस पे मान इसका जीरो आ गया तो खेल खत्म हो गया। समझो, यदि इसका मान जीरो आ गया तो खेल खत्म हो गया, मतलब न तो उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ठ, न तो उसका मान उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ठ होगा, ना तो मैक्सिमा प्राप्त होगा ना ही वहां मिनिमा प्राप्त होगा। एक बार फिर देख लेते हैं आपको क्या करना है। यदि इसमें दो कंडीशन रहेगी उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए, एक तो आपके पास इंटरवल दिया गया हो, दूसरा इंटरवल नहीं दिया गया हो। तो यदि इंटरवल दिया गया हो तो उस कंडीशन में तो आपको ये करना है कि जो इंटरवल दिया गया है उसमें क्रांतिक मान निकालेंगे, जो भी आते हैं उस इंटरवल में शामिल होने वाले जितने भी क्रांतिक मान है उनको साथ में उस इंटरवल के फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को, जो इंटरवल जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां खत्म हो रहा है उनको शामिल करते हुए उसमें जितने भी क्रांति बिंदु उनको शामिल करके उन सभी पे फलन का मान निकालना है, f ऑफ x का मान निकालना है, ना कि f डैश x का। ये आप ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं f डैश x में मान रख के निकाल देते हैं कि कौन सा उच्चिष्ट है मिनिमम है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते। तो उच्चतम मान निम्नतम मान हमेशा फलन से निकलता है, तो फलन में रख के देखेंगे और उनमें जो सबसे अधिकतम मान है वो उसका अधिकतम मान है और अधिकतम उस जिस बिंदु
बिंदु पे निकाल रहे हैं उस बिंदु पे उसका मान मैक्सिमम होगा, और न्यूनतम मान जिस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है वो उसका न्यूनतम मान होगा। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं आपको इंटरवल नहीं दिया जाए उस कंडीशन में, तो आपको क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक बिंदु ऐसे निकालने के बाद मान लीजिए ऐसे आए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सेकंड डिफरेंशिएट करना है। जी हाँ, क्या करना है, सेकंड डिफरेंशिएट करना है। सेकंड डिफरेंशिएट मतलब जितने भी सम नंबर डिफरेंशिएट आप करते हैं तो उनमें तीन कंडीशन देखेंगे, ग्रेटर, लेस और इक्वल, जीरो है कि नहीं। तो ग्रेटर है तो मिनिमम बनेगा, ग्रेटर है तो मिनिमम बनेगा, लेस है तो मैक्सिमा बनेगा, और इक्वल जीरो है तो उस कंडीशन में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वहां मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, जिसके लिए आप तृतीय कोटि का अवकलन निकालकर उस बिंदु पे मान रखकर ये देखते हैं कि ओड नंबर है तो उसमें दो ही चीजें देखते हैं, नॉट इक्वल जीरो या इक्वल जीरो। तो नॉट इक्वल जीरो या इक्वल जीरो, यदि इक्वल जीरो है तो वो न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ठ होगा, और यदि नॉट इक्वल जीरो है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में आप करेंगे उसका मैक्सिमा, मिनिमा, वापस वही चीजें करेंगे, उसका चतुर्थ अपने पास अवकलन निकालेंगे और देखेंगे कि ग्रेटर है तो मिनिमा बनेगा, लेस है तो मैक्सिमा बनेगा, और यदि इक्वल जीरो है तो वापस वही कंडीशन आप दोहराएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चनों को करना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से करना है, इनको आप देख लेना, ये थोड़ा सा एक बार समझ लेना, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास आएंगे जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा आपको डिसाइड करने हैं। आपके क्वेश्चन में बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि अपन इनसे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन ले तो ले सकते हैं। वैसे अपने पास जो है इसमें बच्चों की ज्यादातर दिक्कत नहीं है। ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की अपन बात करें तो इसमें अपना जो पर्सनली 8.5 है उसका लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख के जरूर जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। एक चीज और छोटी सी चीज आप ध्यान में रखेंगे कि कई बार ये होता है कि आपके पास ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालते हैं तो उसमें सेकंड डिफरेंशियल करना इतना आसान नहीं होता। तो आसान नहीं होता तो उसको आसान बनाना पड़ता है, क्योंकि हमने कहा है जिंदगी में अपन ये जानते हैं कि जो भी चीजें अपन को आसान लगती है वो आसान हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आसान नहीं हो तो उनको आसान बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, वो मान लीजिए फलन आपको f ऑफ x दिया गया है, इस प्रकार से फंक्शन है। ये फंक्शन जो होता है ऐसा हो कि बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन हो, मल्टीपल हो, पावर्स हो इनके अंदर, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन में आप लॉग लेना आसान रहेगा। तो उस कंडीशन में आप लॉग ले लेंगे, जैसे कि अपना सातवां एग्जांपल था वो इस प्रकार से sin थीटा और cos q थीटा इस प्रकार से। तो यदि ऐसा फंक्शन दिया गया है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ी दिक्कत होगी, फिर तो उसमें अपने दिक्कत हो जाएगी, तो उसको सोल्व करने के लिए हालांकि दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसको और इजी बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे वो चीज अपन बताएंगे। उससे पहले अपन ये कहेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका d2y/dx² है वो पॉसिबल नहीं होता, वो अपने पास पॉसिबल नहीं होता। तो यदि पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए देखें आपको मैंने कहा कि बिंदु टाइप यदि दिए जाए ऐसे, तो उस कंडीशन में हमने कहा कि बिंदु टाइप यदि दिया गया ऐसे, तो उस कंडीशन पर कहते हैं ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा इस प्रकार से होते हैं। तो अपन कहेंगे जैसे कि मान लीजिए बिंदु है x1, जिसके लिए आपको ये बताना है कि इसका फलन जो है f ऑफ, ये अपने पास फलन है तो फलन अपने पास f ऑफ x है, जिसके लिए आपको क्या बताना है, ये बताना है कि x1 पे मैक्सिमम है मिनिमम है, लेकिन इसका सेकंड डिफरेंशिएट करना आपके आसान नहीं है। तो उस कंडीशन में आप एक चीज यहां से देख सकते हैं, देखिए यहाँ कि यहां से यहां तक आने पे इसका मान पॉजिटिव है, मतलब क्या है, वर्धमान है, ठीक है, और यहाँ इसके बाद बिंदु के बाद ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ह्रासमान है, तो ह्रासमान है, ये वर्धमान है, इसका मतलब यहाँ चिन्ह क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यदि आपने फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाल लिया, सेकंड डिफरेंशिएट निकालना आसान नहीं हो रहा, फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाल के बराबर जीरो करके आपने क्रांतिक बिंदु निकाल लिए जो कि x1 x2 इस प्रकार से आ गए हैं, ठीक है, जो भी आए आपके आ जाएंगे। फिर आप x1 के लिए देख रहे हैं लेकिन उसका सेकंड डिफरेंशिएट करना आसान नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप इस x1 को इस बिंदु पर ये देख सकते हैं कि उस पे जो फलन अपना था
फलन क्या था, फलन अपना fx जो था उस पे मान देखेंगे, तो वो किसके लिए देखेंगे, f डेश x के लिए, क्योंकि वर्तमान आसमान अपन किसके लिए देखते हैं, f डेश x के लिए। तो वर्तमान मतलब f डेश x क्या होता है, ग्रेटर 0, आसमान मतलब f डेश x क्या होता है, लेस देन 0। तो क्या करेंगे, x1 का मान मान लीजिए 2 आ गया, तो इस 2 से छोटा, 2 से जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा आप रखेंगे तो वो पिछला मान नहीं आ जाए। थोड़ा सा छोटा मान कौन सा रखेंगे कि इसके जो क्रांतिक बिंदु है उनमें उसका पिछला मान नहीं आना चाहिए। उससे छोटा सा मान आप इससे थोड़ा सा छोटा मान रखकर, मतलब 1.8 रख दिया या 1.5 रख दिया, यदि पिछला मान इससे छोटा है तो वो आप रखकर उस फलन में, किसमें, f डेश x में रख कर देखेंगे कि उसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। यदि f डेश x पॉसिबल नहीं हो तो उस कंडीशन में इसके चिन्हों से अपन डिसाइड कर सकते हैं, और वो ये कहेंगे कि x1 पर, ये कहेंगे कि x1 पर f डेश x का मान, f डेश x का मान या तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्राप्त होता है या फिर आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव प्राप्त होता है। दो ही कंडीशन प्राप्त होगी, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। यदि आपका फलन f डेश x थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा रख के देख लेंगे, छोटा रखने पे साइन यदि पॉजिटिव आ गया, बड़ा रखने पे साइन यदि नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर एक मान ऐसा प्राप्त होता है जिस पर इस फलन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डिफरेंशियस में उस बिंदु पर मान रखने पर पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त होती है, इसका मतलब उच्चिष्ट, इसका मतलब क्या है, उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा। और यदि अपने पास, यदि आप छोटा मान रखते हैं उसका मान नेगेटिव आ जाता है, और जैसे यहाँ अपन देखिए ये यहाँ अपने पास निम्निष्ठ है तो नेगेटिव आ गया, फिर ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यदि आ रहा है तो उस कंडीशन में वहां क्या होगा, खास मान, मतलब निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होगा। तो ये अपने पास यहाँ खास मान से वर्धमान में जा रहा है, तो ये बिंदु क्या होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होगा, निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास इसमें यदि सेकंड डिफरेंशियस निकालना आसान नहीं हो तो उस कंडीशन में आप इसका फर्स्ट डिफरेंशियस सेकंड डिफरेंशियस कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा था वो चीज अपन यहाँ देखते हैं। इसमें यदि क्वेश्चन दिया गया है तो कुछ अलग ट्रिक और करना चाहे तो वो अपन ये कह सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं। अपने पास बहुत सारे मेथड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी एक अलग अलग जो क्वेश्चन है उनमें अलग अलग मेथड यूज होते हैं, कब कहाँ कैसे यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो आपको क्वेश्चनों को निकालने में पता चलेगा। कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा हाई रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपके अलावा आपके पास आपके रूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो कोई भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। ऐसा आप अपने मन में रखें, कॉन्फिडेंस रखें और अपने अकॉर्डिंग करें। किसी दूसरे का देखकर या किसी दूसरे के विचारों में आकर आप उस क्वेश्चन को नहीं करें। चलो अपन देखते हैं यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाए, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल्स दिए गए, पावर्स में दिए गए, तो उनका सेकंड डिफरेंसेस निकालना आसान नहीं होता। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर सेकंड अल्टर अपन लेके आए वो आप क्या कर सकते हैं, लॉग ले लीजिए। लॉग लेने से क्या होगा, ये लॉग y हो जाएगा। लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो p log sin थीटा हो जाएगा प्लस q अपने पास log sin थीटा हो जाएगा, सॉरी cos थीटा हो जाएगा, और ये अपने पास sin थीटा। लॉग प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। लॉग प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी mn, आप जानते हैं mn मल्टीपल है तो प्लस हो जाता है, पावर है वो आगे आ जाती है, तो ऐड हो गया, ये हमने कर दिया बेसिकली। अब आपको ये मान के चलना है कि ये log y नहीं है, ये अपने पास क्या है, ये y ही है, log y नहीं है, ये y है, ये अपना फलन हो गया, नया फलन हो गया, ठीक है। नया फलन हो गया तो इसको अपन z मान लिया, माना ये क्या है z, तो आप dz by d थीटा निकाल ले, और इसका ये मान निकालेंगे, फिर इसको जीरो कर देंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, फिर d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर निकालेंगे, और इस पे आप इसका मान देख लेंगे कि ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, ठीक है। ग्रेटर है तो क्या होगा, निम्निष्ठ है, लेस है तो क्या होगा, उच्चिष्ट है। अब वो उच्चिष्ट कौन है या निम्निष्ठ कौन है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कौन है, जेड है। तो आप यहाँ ये कहेंगे कि यदि उच्चिष्ट आ गया या निम्निष्ठ आ गया तो वो जेड है,
जेड उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, किस पर? उसके क्रांतिक बिंदु पर। वो क्रांतिक बिंदु कोई भी हो सकता है, x1 x2 जो भी है, उस पे इसका मान आपने निकाला। जैसे कि x1 पर यदि ग्रेटर आ गया तो निम्निष्ट है, लेस है तो उच्चिष्ट आ गया, तो वो जेड उस बिंदु पर क्या है? उच्चिष्ट है। और जेड क्या था? log y। इसका मतलब अपन कह सकते हैं log y क्या था? उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ट था। तो log y उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो y भी क्या रहेगा? उच्चिष्ट या निम्निष्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हुए अपन उसको इजी वे में करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में log लेके log प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सा बड़ा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे रूट में आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ऐसे आ गया कि अब बताइए कि y इक्वल्स टू, अब कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका डिफरेंशिएट करना भी आसान नहीं होता, तो क्या करेंगे? log ले लेंगे। log लेकर फिर आप इसको कर सकते हैं, या फिर log लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि log करने में भी ये कई बार आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर मल्टीपल नहीं है, ऊपर पावर आगे आ जाएगी लेकिन अंदर तो फिर वही रह जाएगा ना, तो अपने पास इसको भी आसानी से अपन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में आप उसका वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देंगे तो ये y स्क्वायर हो गया बराबर ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ऐसे हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपन ये कर देंगे कि मान लीजिए y स्क्वायर जो है वो क्या है? z है। अब आप वही वापस कर लेंगे, dz बाई डी थीटा निकालेंगे, क्रांतिक मान के लिए बराबर 0 कर देंगे। बिंदु मान लीजिए x1 x2 इस प्रकार से प्राप्त हो गए हैं, तो जो भी बिंदु प्राप्त हुए उनके लिए आप इसका सेकंड डिफरेंशिएशन आप निकाल लेंगे। और मान लीजिए जैसे कि x1 पे आप निकाल रहे हैं तो ग्रेटर है या लेस है? यदि ग्रेटर है तो उस कंडीशन में क्या है? मिनिमा है, और लेस है तो उस कंडीशन में क्या है? मैक्सिमा है। तो मिनिमा मैक्सिमा निकाल लेंगे, और वो मैक्सिमम कौन है? मिनिमम कौन है? वो जेड है। जेड का मतलब वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर यदि मैक्सिमम है तो उस कंडीशन में वाई भी क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये अपने पास इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इन्हीं पे आधार पे अपने पास जो ये क्वेश्चन था अपना एग्जाम पर, जो सॉरी क्वेश्चन नंबर था 7, वो इंपोर्टेंट है, निकाल के जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग लेके निकालना, बिना लोग लेके भी आप उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट का एप्लीकेशन वीडियो अपने पास अगले क्लास में अपन अपलोड करेंगे। इतना आप इसको रिवाइज करेंगे एप्लीकेशन के, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इनमें ज्यादा दिक्कत होती है तो उसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो है वो अपनी अगली क्लास में बना देंगे। तो और भी इसी जितना अपने पास पढ़ा हुआ है इसमें कोई भी समस्या है उसको आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप बार बार एक से अधिक बार आप देखें, ध्यान से सुने, एक एक चीज को आप समझे, आपकी यकीनन एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन प्रश्नावली जो है बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, कोई दिक्कत इसमें समस्या नहीं होगा। ये मैं वाई के शिष्य आपसे दावा करता हूं और वादा करता हूं कि आपके इस प्रश्नावली में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। शुक्रिया।